मैंने अभी चर्चा किया कि जब मलिका दुनिया के साथ विद्रोह में रजिया पराजित हुई, उसी दौरान जो चालीसा दल के षड्यंत्रकारी वर्ग था, उस षड्यंत्रकारी जो नेता था इख्तियारुद्दीन एतगीन, उसके नेतृत्व में जब रजिया दुनिया के द्वारा बंदी बना ली गई, उसी समय इख्तियारुद्दीन एतगीन के नेतृत्व में इल्तुतमिश के एक अन्य पुत्र बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया गया। क्या सुल्तान घोषित किया गया? बहराम शाह। बहराम शाह ने 2 वर्ष तक शासन किया था, 1240 से 1242। ठीक, बहराम शाह किसके सहयोग से सुल्तान बना था? इख्तियारुद्दीन एतगीन के सहयोग से। जब बहराम शाह सुल्तान बना तो बहराम शाह के समय में शासन के अंतर्गत एक नए पद का सृजन किया गया। शासन के अंतर्गत एक नए पद का सृजन किया गया। उस पद को किस नाम से जाना जाता था? नायबे ममालिकात। नायबे ममालिकात। जो नायबे ममालिकात का कार्य होता था, उसका कार्य यह था कि सुल्तान की अनुपस्थिति में सुल्तान के कार्यों को संपन्न करना, अर्थात यह है सुल्तान का एक तरह से प्रतिशासक होता था, शासक का प्रतिशासक था। ठीक, अब जब इस पद का सृजन हो गया और सुल्तान यदि अयोग्य है, इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या राज्य की सारी शक्तियों का उपभोग नहीं करेगा? तो चालीसा दल की महत्वाकांक्षा कहां तक पहुंच गई? यहां तक पहुंची नहीं पहुंची। जो चालीसा दल इल्तुतमिश के समय में जिसे जितना दायित्व दिया जाता था उतने ही दायित्व का निर्वहन करता था, वही चालीसा दल आज न सिर्फ अपनी इच्छानुसार सुल्तान के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति कर रहा है, बल्कि सुल्तान उसके हाथ की किस प्रकार का पुतली बना रहे, इसके लिए प्रयास भी कर रहा है। ठीक, हम देखते हैं बहराम शाह के शासनकाल में इख्तियारुद्दीन एतगीन के नेतृत्व में एक नए पद का सृजन किया गया। उस पद का नाम क्या था? नायबे ममालिकात। नायबे ममालिकात का कार्य क्या था? सुल्तान की अनुपस्थिति में सुल्तान के कार्यों को संपन्न करना, अर्थात यह शासक का प्रतिशासक। और इस पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इख्तियारुद्दीन एतगीन। जिस समय इख्तियारुद्दीन एतगीन नायब ममालिकात के पद पर नियुक्त हुआ, उस दौरान उसने, क्योंकि बहराम शाह एक अयोग्य व्यक्ति है, तो उस दौरान इख्तियारुद्दीन एतगीन ने साम्राज्य की सारी शक्तियों का उपयोग करना प्रारंभ किया, यानी सारी शक्तियों का उपयोग किया। ऐसे में बहराम शाह ने एक दिन अवसर का लाभ उठाते हुए इख्तियारुद्दीन एतगीन की हत्या कर दी। बहराम शाह के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वह यह है कि दिल्ली सल्तनत पर पहली बार तायर के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। दिल्ली सल्तनत पर पहली बार तायर के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 1241 में। इल्तुतमिश के समय, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में चर्चा किया था, इल्तुतमिश जब सुल्तान बना तो मंगोल आक्रमण की समस्या एक समस्या थी, और समस्या वो क्या थी? जो मंगोल नेता चंगेज खां था, वह ख्वारिज़्म के राजकुमार जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते भारतीय सीमा तक आ पहुंचा था। तो उस दौरान इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मकबरनी की सहायता न करके चंगेज खां के आक्रमण से सल्तनत को सुरक्षित रखा था। लेकिन कहने का आशय यह है, उस समय चंगेज खां का आक्रमण सल्तनत के ऊपर नहीं हुआ। सल्तनत के ऊपर पहली बार आक्रमण किसके नेतृत्व में होता है? तायर के नेतृत्व में होता है। कब होता है? 1241 ईस्वी में होता है। किस शासक के, किस सुल्तान के समय में होता है? बहराम शाह के समय में होता है। जिस समय तायर के नेतृत्व में 1241 ईस्वी में सल्तनत में पहली बार मंगोलों का आक्रमण हुआ, उस दौरान कबीर खां अयाज के नेतृत्व वाली सल्तनत की सेना ने मंगोलों के आक्रमण को विफल बना दिया। किसके नेतृत्व वाली सेना ने? कबीर खां अयाज के नेतृत्व वाली सेना। और आगे चल के हम देखते हैं कि 2 वर्ष के शासन करने के उपरांत भी 1242 ईस्वी में बहराम शाह योग्य उत्तराधिकारी तो था इल्तुतमिश का, तो बहराम शाह की भी एक घटना में इसकी भी हत्या कर दी। 1242 में बहराम शाह की मृत्यु के पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया जाता है। अलाउद्दीन मसूद का शाह कौन है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र, यानी इल्तुतमिश के पश्चात इल्तुतमिश का जो दूसरा पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, जो सुल्तान बना था, जिसने 8 माह शासन किया था, उसी रुकनुद्दीन फिरोज शाह का यह पुत्र था। यानी कि खुदाबंदे शाह तुर्कान, जिसकी माता का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता का नाम खुदाबंदे शाह तुर्कान था। तो मैंने कहा अलाउद्दीन मसूद शाह जो था वह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। यह एक अयोग्य उत्तराधिकारी था। इसके शासनकाल में साम्राज्य की सारी शक्तियां किसके हाथ में थी? कुतुबुद्दीन हसन गोरी के हाथ। किसके हाथ में थी? कुतुबुद्दीन हसन गोरी के हाथ। कुतुबुद्दीन हसन गोरी के हाथ में इसलिए थी क्योंकि कुतुबुद्दीन हसन गोरी जो था वह नायब ममालिकात के पद पर कार्य कर रहा। ठीक,
और अंततः 1246 ईस्वी में देखते हैं कि बलबन के नेतृत्व में अलाउद्दीन मसूद शाह के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा गया और उस षड्यंत्र के तहत अलाउद्दीन मसूद शाह को बंदी बना करके कारागार में डाला गया। जब अलाउद्दीन मसूद शाह को बंदी बना करके कारागार में डाला गया, उसी दौरान बलबन के नेतृत्व में नासरुद्दीन महमूद शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया गया। नासरुद्दीन महमूद शाह कौन है? जो इल्तुतमिश का ज्येष्ठ पुत्र नासरुद्दीन महमूद, जो 1229 ईस्वी में मारा गया था एक संघर्ष में, उसी नासरुद्दीन महमूद का पुत्र कौन है? नासरुद्दीन महमूद शाह। ठीक, इसने कुल 20 वर्ष शासन किया था, 1246 से 1266 ईस्वी। यह नासरुद्दीन महमूद शाह जो था, यह इल्तुतमिश का अंतिम उत्तराधिकारी था। क्लियर है ना? नासरुद्दीन महमूद शाह के संदर्भ हम देखते हैं, नासरुद्दीन महमूद शाह के हम संदर्भ में देखते हैं कि इसे दरवेश भी कहा जाता है। ठीक, इसकी उपाधि क्या थी? दरवेश थी। इसी तरह इसे सुल्तान उस सलातीन की उपाधि भी दी गई थी। जो नासरुद्दीन महमूद शाह था, इसकी एक उपाधि जहां दरवेश थी, वहीं दूसरी उपाधि क्या थी? सुल्तान उस सलातीन। ठीक, ये दो उपाधियां थी। मिनहाजुल सिराज, जिसकी चर्चा मैंने बार बार की, मिनहाजुल सिराज जिसकी रचना तबकात नासिरी है, और मिनहाजुल सिराज ने अपनी रचना तबकात नासिरी में ही मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों को किस प्रकार विजित किया गया, भारत के विभिन्न क्षेत्रों को किस प्रकार जीता गया, इसका वर्णन कहां किया गया? मिनहाजुल सिराज की रचना तबकात नासिरी। और मिनहाजुल सिराज की जो रचना तबकात नासिरी है, वह तबकात नासिरी रचना इसी नासरुद्दीन महमूद शाह को समर्पित है। और इसी मिनहाजुल सिराज ने दिल्ली का आदर्श सुल्तान नासरुद्दीन महमूद शाह को माना। अगर सवाल पूछे कि मिनहाजुल सिराज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था, वह कौन था? नासरुद्दीन महमूद शाह। क्लियर? यह जो नासरुद्दीन महमूद शाह था, पुनीत एवं संत प्रवृत्ति का आदमी था और अपना समय व्यतीत करने के लिए यह कुरान की प्रतियां लिखा करता था। समय व्यतीत करने के लिए कुरान की प्रतियां लिखा करता था। ऐसे में दरबार में यह अफवाह फैली कि सुल्तान कुरान की प्रतियां बेच करके जीवन यापन करता है। ठीक, तो अगर सवाल आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जो कुरान की प्रतियां लिखा करता था, वह कौन था? नासरुद्दीन महमूद शाह। नासरुद्दीन महमूद शाह क्योंकि बलबन के सहयोग से सुल्तान के पद को प्राप्त किया था, ऐसे में नासरुद्दीन महमूद शाह ने सुल्तान बनने के उपरांत सर्वप्रथम बलबन को वजीर के पद पर नियुक्त किया। किस पद पर नियुक्त किया? वजीर के पद। वजीर कौन होता था? प्रधानमंत्री। ठीक, जो प्रधानमंत्री होता था सल्तनत काल में, उसे क्या कहा जाता था? वजीर। यानी कि नासरुद्दीन महमूद ने सुल्तान बनने के पश्चात बलबन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, वजीर के पद पर नियुक्त किया। 1249 ईस्वी में, कब? 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद शाह के साथ कर दिया। किसने? बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? सुल्तान नासरुद्दीन महमूद शाह के साथ किया। जब नासरुद्दीन महमूद शाह ने बलबन की पुत्री से विवाह किया, उसी समय नासरुद्दीन महमूद शाह ने बलबन को नायब ममालिकात के पद पर नियुक्त किया। पहले किस पद पर था? वजीर के पद पर था, यानी प्रधानमंत्री के पद पर था। अब किस पद पर हो गया? नायब ममालिकात, अर्थात यह राज्य का प्रतिशासक नियुक्त हुआ। ठीक, आगे हम देखते हैं कि 1253 ईस्वी में, कब? 1253 ईस्वी में बलबन के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा गया। बलबन के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा गया। उस षड्यंत्र का नेता कौन था? एक भारतीय मुसलमान था जिसका नाम क्या था? इमामुद्दीन रिहान। उसका नाम क्या था? इमामुद्दीन रिहान। और इमामुद्दीन रिहान का एक सहयोगी था जिसका नाम था किसरू खान। या किसरू खान देखा जाए तो संबंध में बलबन का भाई भी था। किसरू खान संबंध के रूप में देखा जाए तो बलबन का भाई था, किंतु इमामुद्दीन रिहान के साथ मिलकर के इसने भी बलबन के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। जब बलबन के विरुद्ध इमामुद्दीन रिहान के नेतृत्व में षड्यंत्र रचा गया, उस षड्यंत्र के तहत सुल्तान नासरुद्दीन महमूद शाह ने बलबन को नायब ममालिकात के पद से हटा दिया। नायब ममालिकात के पद से हटा दिया। साथ ही अब बलबन को हांसी का सूबेदार के पद पर नियुक्त किया, यानी हांसी का प्रांतपति नियुक्त किया। ठीक, और इमामुद्दीन रिहान को नायब ममालिकात के पद पर नियुक्त किया। अब यानी साम्राज्य का प्रशासक कौन बना? रिहान। यह प्रथम भारतीय मुसलमान है जो राज्य यानी कि नायब ममालिकात के पद को प्राप्त किया था, अर्थात राज्य का प्रतिशासक नियुक्त हुआ। अगर आपसे सवाल पूछे कि प्रथम भारतीय मुसलमान जिसने नायब के पद को प्राप्त किया तो कौन था? रिहान था। और प्रथम जो पहली बार नायब ममालिकात के पद पर नियुक्त किया था तो कौन था? इख्तियारुद्दीन। दोनों सवालों में अंतर है। ठीक है,
प्रथम पहली बार कौन नियुक्त हुआ था? इख्तियारुद्दीन ऐबक। अगर सवाल पूछे कि प्रथम भारतीय मुसलमान जो इस पद को प्राप्त किया था कौन था? इमामुद्दीन रियान। 1254 ईस्वी में, कब? 1254 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद शाह ने इमामुद्दीन रिहान को नायब ममालिकात के पद से हटा करके बलवन को पुनः इस पद पर नियुक्त कर दिया। किस पद पर? नायब ममालिकात के पद पर। और साथ ही रिहान को उसने बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया। रिहान को कहां का सूबेदार नियुक्त किया? बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया। जब रिहान बदायूं का सूबेदार नियुक्त हुआ, नायब के पद से हटा दिया गया, ऐसे में रिहान असंतुष्ट हुआ और उसने सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह किया। यह विद्रोह कब हुआ था? 1256। रिहान ने जब सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह किया, उस दौरान बलवन ने बदायूं का सैन्य अभियान किया और भारतीय मुसलमान इमामुद्दीन रिहान को संघर्ष में पराजित करके उसकी हत्या कर दी। साथ ही बदायूं पर हत्या कर दी। 1257 ईस्वी में हम देखते हैं नासरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में मंगोलों का पुनः दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण था। इस आक्रमण के दौरान मंगोलों ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? मुल्तान और उच्च पर। जब मुल्तान और उच्च पर मंगोलों ने 1257 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया तो किसलू खां के नेतृत्व वाली सेना ने मंगोल आक्रमण को पुनः विफल किया। ठीक, मंगोलों को पुनः पराजित। 1258 ईस्वी में मंगोल नेता कौन था? हलाकू खां था। हलाकू खां के समय में बलवन ने मंगोलों से कूटनीतिक संबंध स्थापित किया और इसी का परिणाम रहा कि 1259 ईस्वी में हलाकू खां के दूत दिल्ली सल्तनत यानी कि राजधानी दिल्ली दरबार में, और 1266 ईस्वी में सुल्तान नासरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु के संदर्भ में विद्वान इसामी लिखते हैं कि कौन कहता है? इसामी ने क्या कहा कि बलवन ने सुल्तान बनने के लिए सुल्तान नासरुद्दीन महमूद शाह को जहर देकर के मारा। किसने कहा? किस विद्वान ने कहा? इसामी ने। यानी कि बलवन जो कभी इल्तुतमिश का दास हुआ करता था, वह इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में नायब ममालिकात के पद पर भी पहुंचा और साथ ही सुल्तान बनने में सफल रहा। ठीक,